हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीट 2019 का पेपर, जिसका हम जूलॉजी सेक्शन है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। देखिए बच्चों, लैंग्वेज से समझ आ रहा है हमें कि ये बायोमोलिक्यूल टॉपिक का क्वेश्चन है। प्यूरिन्स की बात की गई है कि जो डीएनए आरएनए दोनों में कॉमन होते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं? एडेनिन एंड गुआनाइन। ओके बच्चों, अब एडेनिन एंड गुआनाइन डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वहीं पायरिमिडिन्स की बात करते हैं तो दे आर थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ओके, तो यहाँ प्यूरिन्स की बात हो रही है तो डीएनए एंड आरएनए में मिलने वाले प्यूरिन्स कौन कौन से हैं? एडेनिन एंड गुआनाइन। ओके बच्चों, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज इंसुलिन डिपेंडेंट। तो देखिए बच्चों, बायोमोलिक्यूल टॉपिक का क्वेश्चन है। जब हम प्रोटीन पढ़ते हैं तो वहां पर वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल्स हम देखते हैं। उनमें से एक एग्जांपल है GLUT4 का। तो GLUT4 की बात की जाए तो देखिए बच्चों, ये एक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर होता है विच अलाउज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तो देखिए बच्चों, इंसुलिन के इफेक्ट से ये जो GLUT4 ट्रांसपोर्टर है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर, ये ब्लड कैपिलरी में से ब्लड ग्लूकोज को निकालकर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज, विच कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया। और इंसुलिन का यही इफेक्ट है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि GLUT4 जो है ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करवाता है विद इन द सेल। ओके, तो देखिए यही पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा? GLUT4। सो आंसर इज फोर्थ। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सिक्रेशन प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम्स। तो देखिए बच्चों, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का बहुत इजी क्वेश्चन है कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की लाइनिंग को एंजाइम्स के इफेक्ट से कौन प्रोटेक्ट करता है। तो जैसा हम जानते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट होता है उसमें कंप्लीट लाइनिंग में मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम गॉबलेट सेल्स या म्यूकोसाइट्स बोलते हैं, जो म्यूकस के साथ साथ बाइकार्बोनेट आयंस भी सिक्रेट करता है ताकि जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज गॉबलेट सेल्स। तो देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए बच्चों, गोल्डन राइस की अगर बात की जाती है सो इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए विच इज यूज्ड टू ट्रीट विटामिन ए डेफिशिएंसीज। विटामिन ए डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है और विटामिन ए का रिच सोर्स है। रीजन ये है बिकॉज इसके अंदर बीटा कैरोटीन का अमाउंट ज्यादा मिलता है, राइट। सो यहाँ बीटा कैरोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। अब यहाँ पर बीटा कैरोटीन कंटेंट को एनरिच कैसे किया? बाय द ट्रांसफर ऑफ एक्स्ट्रा बीटा कैरोटीन जीन विच वॉज टेकन फ्रॉम डैफोडिल प्लांट। डैफोडिल प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है नार्सिसस, स्यूडोनार्सिसस। ओके, तो इस तरह से गोल्डन राइस का फॉर्मेशन किया गया था। एंड अब इसके अकॉर्डिंगली हम करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इट इज विटामिन ए एनरिच्ड, बिल्कुल सही है, विद अ जीन फ्रॉम डैफोडिल। तो ये आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। अब बाकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। तो देखिए, इट इज पेस्ट रेजिस्टेंट विद अ जीन फ्रॉम बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बेटा, पेस्ट रेजिस्टेंट अगर हम वेराइटीज की बात करते हैं जहां पे हमने क्राइजीन्स ऑफ बैसिलस थुरिंजिएंसिस को यूज किया है, उनके लिए हम टर्म बीटी एज अ सफिक्स यूज करते हैं, जैसे बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन, बीटी कॉर्न। ओके, तो इसीलिए
यहाँ गोल्डन राइस के लिए पूछा है तो ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है, ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इट इज ड्रॉट टॉलरेंट डेवलप्ड यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, इसका भी कोई लेना देना नहीं है गोल्डन राइस से, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इट हैज येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ अ जीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रिमिटिव वेराइटी ऑफ राइस, यहाँ पर बात हो रही है गोल्डन राइस की जीन की जो प्रिमिटिव वेराइटी ऑफ राइस से लिया गया है, बट ऐसा नहीं होता, अभी हमने इसके सोर्स की बात करी है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ रॉन्ग है। ओके, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। ओके, और यहाँ हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में भी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जो हार्मोनल आईयूडीज हैं उनके बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20, ओके, लेवोनॉर्गेस्ट्रल 20। वहीं एक और टाइप की आईयूडी होती है जिसे हम कहते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो है दे आर कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375, और एक लास्ट टाइप ऑफ आईयूडी और है जिसे हम कहते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जिसका बेस्ट एग्जांपल है लिपेज लूप। ओके बच्चों, और यहाँ सिंपली हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें वोल्ट LNG-20, तो देखो बच्चों LNG-20 तो करेक्ट है, बट वोल्ट गलत है, क्योंकि वोल्ट सर्वाइकल कैप इनका एज अ बैरियर यूज किया जाता है, ना कि हार्मोनल आईयूडी की फॉर्म में, तो इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीलोड 375 एंड प्रोजेस्टासर्ट। देखिए बच्चों, अभी हमने बोला मल्टीलोड 375 एक कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, बट प्रोजेस्टासर्ट सही है, बट ये ऑप्शन राइट नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए प्रोजेस्टासर्ट LNG-20 बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, देखिए बच्चों लिपेज लूप, तो लिपेज लूप एक नॉन मेडिकेटेड एंड इनर्ट आईयूडी है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए मल्टीलोड 375, ये भी यहाँ पर रॉन्ग है क्योंकि ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, तो इसीलिए यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड secreted by mother during initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains, okay, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात की जा रही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक से, और यहाँ पर एक लास्ट में हम टॉपिक पढ़ते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो देखिए, फर्स्ट सिक्रेटेड मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन is known as colostrum, which is rich in IgA antibodies, which provides natural passive immunity to the newborn. So that colostrum should be fed essentially to newborn to develop its immune system. तो देखिए, जैसा हमने बोला अभी कि colostrum जो है वो IgA antibody enriched first secreted milk है, जो न्यूबॉर्न बेबी को नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो यही पूछा गया है बच्चों कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए कोलेस्ट्रम में क्या प्रेजेंट होता है, तो नेचुरल किलर सेल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो सीधा सा आंसर है बच्चों यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, लाइक फर्स्ट दिया है इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। तो देखिए, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये
एनिमल हस्बेंड्री के एनिमल ब्रीडिंग टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें जब हम बात करते हैं इन ब्रीडिंग की, तो देखिए बच्चों, इन ब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होता है, जिससे हम एक पर्टिकुलर ब्रीड का प्योर लाइन डेवलप कर सकते हैं इजीली। ओके, एंड इन ब्रीडिंग इज यूज्ड फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स and for elimination of harmful recessive genes. That's why inbreeding can be used to increase productivity of an inbreed population. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इनब्रीडिंग को यूज किया जा सकता है, जिसमें हम प्योर लाइन डेवलप कर सकते हैं, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, सुपीरियर जीन्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करते हैं। तो देखिए बच्चों, इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इन ब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइंस इन एनी एनिमल, अभी हमने बोला प्योर लाइंस यहाँ पर इवॉल्व होती हैं। नेक्स्ट देखिए, इन ब्रीडिंग सेलेक्ट्स हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। देखिए यहाँ सिलेक्शन नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एलिमिनेशन, क्योंकि अगर हार्मफुल रिसेसिव जीन को सेलेक्ट कर लिया गया तो प्रोडक्टिविटी और जो जेनेटिक विगर है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर इनकरेक्ट ही चूज करना था। तो हमारा आंसर होना चाहिए थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इन ब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स, यही हमने बोला था, तो यहाँ ये भी करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट चूज करना था, सो आंसर वुड बी थर्ड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, इसमें हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म के करेक्ट पाथवे को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो स्पर्म्स हैं दे आर फॉर्म्ड within the seminiferous tubule, seminiferous tubules के बाद में they enter into रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद वो एंटर करते हैं वास एफ्रेंशिया में, वास एफ्रेंशिया से they are transferred up to the एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस के बाद में उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वास डिफरेंस, एंड वास डिफरेंस के बाद में बच्चों स्पर्म्स हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं एजैगुलेटरी डक्ट में, और एजैगुलेटरी डक्ट से अल्टीमेटली दे विल रीच अप टू द यूरेथ्रा। तो वास डिफरेंस के बाद में दे आर ट्रांसपोर्टेड टू एजैगुलेटरी डक्ट एंड अल्टीमेटली इनटू यूरेथ्रा। तो बच्चों ये करेक्ट पाथवे होता है, तो अब हम इसे मैच करते हैं। तो देखिए टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास एफ्रेंशिया, रेटिटेस्टिस। तो देखिए बच्चों, वास एफ्रेंशिया और रेटिटेस्टिस जो है ये एपिडिडाइमस से पहले आने चाहिए, तो ये टोटली रॉन्ग है। नेक्स्ट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटिटेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, एजैगुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीएटस, बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सेकंड। बाकी देख लेते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड इंग्वाइनल कैनाल। देखिए यहाँ पर इंग्वाइनल कैनाल डायरेक्टली रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखिए टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास एफ्रेंशिया, वास डिफरेंस। तो देखिए बच्चों यहाँ वास एफ्रेंशिया जो है एपिडिडाइमस से पहले आना चाहिए, तो ये इसीलिए रॉन्ग हो गया। ओके, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ जीन लोकस हैज टू एलील्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए इज 0.4, then what will be the frequency of homozygous, dominant, heterozygous and homozygous recessive individuals in the population? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चल रहा है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से लिया गया क्वेश्चन है। एवोल्यूशन जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उसमें हार्डी विनबर्ग लॉ आता है। तो देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग लॉ, population remains in genetic equilibrium if there is no change in gene frequency and there would be no evolution. तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने वाली पॉपुलेशन जो है वो हार्डी विनबर्ग इक्वेशन को फॉलो करती है, जिसके अकॉर्डिंग
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq का वैल्यू जो हमें मिलता है दैट इज 1। ओके बच्चों, तो यहां पर जो पी स्क्वायर है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, दैट इज ऑफ कैपिटल ए। वहीं बात करते हैं क्यू स्क्वायर, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी होती है स्मॉल ए इंडिविजुअल्स का, और वहीं 2pq जो है ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स का फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, सो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इंडिविजुअल्स का। और हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से हमें ये पता चलता है कि p प्लस q इज इक्वल टू 1। तो अगर बच्चों हम p और q की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लें, हमें किसी तरह पता चल जाए, तो हम इजीली p स्क्वायर q स्क्वायर एंड 2pq को निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील a इज 0.4, और जैसा हमें पता है कि डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों स्मॉल p गिवन है, सो स्मॉल p यहाँ पर गिवन है बच्चों 0.4। तो इस इक्वेशन से हम स्मॉल q निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके। तो यहाँ रिसेसिव जीन का जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगा 0.6। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो देखिए हमें निकालना है, सबसे पहले पूछा गया है होमोजाइगस डोमिनेंट का फ्रीक्वेंसी, मतलब हमें निकालना है पी स्क्वायर। तो देखिए p 0.4 था, तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 0.16। तो देखिए बच्चों फर्स्ट का आंसर होगा p स्क्वायर, तो मतलब यहाँ आंसर आ जाएगा 0.16। फिर सेकंड यहाँ पर पूछा गया है हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल का फ्रीक्वेंसी, जो हमने अभी बोला था 2pq होता है, तो यहाँ पर 2pq हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, तो ये आ जाएगा 0.48। और थर्ड बच्चों यहाँ पर पूछा है होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल का फ्रीक्वेंसी, जो अभी हमने बोला था क्यू स्क्वायर होता है। इसको निकालने के दो तरीके हैं, बहुत इजी है। 0.16 और 0.48 को ऐड करके अगर हम 1 में से माइनस कर दें तो हमें क्यू स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली हमें क्यू पता है तो क्यू का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमें मिलेगा 0.36। सो 0.36, तो इसके अकॉर्डिंगली हम करेक्ट मैचिंग देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 0.16, 0.48 एंड 0.36। तो देखिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉलम 1 में पाइला, बॉम्बेक्स, प्लूरोब्रेकिया, टीनिया, ये एनिमल्स दिए गए हैं, मतलब एनिमल डाइवर्सिटी टॉपिक का क्वेश्चन है। इनके कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स हैं इनको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए पाइला, तो देखिए बच्चों पाइला जो है ये एप्पल स्नेल है, मोलस्कन है। अब इसका करेक्टर अगर यहाँ पर मैच किया जाए तो मोलस्का में माउथ के अंदर रेड्यूला प्रेजेंट होता है विच एक्ट्स एज रेस्पिंग ऑर्गन ऑन विच 2 rows ऑफ काइटिनस टीथ आर देयर। ओके बच्चों, तो पाइला के अंदर रेस्पिंग ऑर्गन रेड्यूला प्रेजेंट होगा, तो इसे यहाँ पर मैच किया जा सकता है। ओके नेक्स्ट देखिए बच्चों बॉम्बेक्स मोराई सिल्कवर्म आर्थ्रोपोडा का मेंबर है बच्चों, और आर्थ्रोपोडा में हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो देखिए बच्चों यहाँ फ्लेम सेल्स, कॉम्प्लीट्स, रेड्यूला और मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स में से मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स दिया हुआ है, तो इसे यहाँ मैच किया जा सकता है। नेक्स्ट में देखिए बच्चों प्लूरोब्रेकिया, तो प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना दीज आर द 2 टीनोफोर्स, और टीनोफोर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पर कॉम्प्लीट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, एंड कॉम्प्लीट्स आर हेल्पफुल इन
लोकोमोशन। ओके बच्चों, सो 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लीट्स प्रेजेंट होता है टीनोफोरा के मेंबर्स में। तो यहाँ पर हम मैच कर सकते हैं प्लूरोब्रैकिया को सेकंड से। हम नेक्स्ट देखिए बच्चों, टीनिया। तो टीनिया बच्चों प्लेटीहेलमिंथ है, जिसे हम टेपवर्म के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स यहाँ पर गिवन है, तो इसे मैच कर सकते हैं हम फर्स्ट से। तो अब करेक्ट आंसर हम देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन हमें मैच करना है। तो देखिए ए का यहाँ पर थर्ड हो गया, नेक्स्ट बी का फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सेकंड। देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन। तो देखिए बच्चों, टेम्परेचर रेगुलेशन जो है वो हमारी बॉडी में करता है हाइपोथैलेमस। ओके, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स विच हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जैसा हम जानते हैं जो बर्ड्स हैं एंड मैमल्स हैं, इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल और होम्योथर्म्स कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, हाइपोथैलेमस किस तरह से टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। तो हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वर्क करता है ओवर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा TSH, और TSH यहाँ पर वर्क करता है थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं T3 एंड T4, जिनमें से हम T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। एंड ये जो रिलीज्ड T3 एंड T4 है, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के, BMR को बढ़ा के थर्मोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है रेगुलेट हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, BMR को रेगुलेट करके टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ सिंपल सा ब्रेन के पार्ट दे रखे हैं, तो सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। तो देखिए बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि 3 ऐसी STDs हैं विच आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। ये अब ये कौन कौन सी हैं, सो HIV, जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस B। तो देखिए बच्चों, इन 3 डिजीजेस को छोड़ के बाकी जितने भी STDs हैं वो क्यूरेबल होती है इफ डिटेक्टेड अर्ली इन द लाइफ। एंड तीनों, अगर HIV, जेनाइटल हर्पीज और हेपेटाइटिस B की बात करते हैं, तो ये तीनों वायरल STDs हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर बात की जाए गोनोरिया, जेनाइटल वॉर्ड्स, जेनाइटल हर्पीज एंड क्लेमाइडियासिस, तो इन तीनों में से जेनाइटल हर्पीज गिवन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रेस्पॉन्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। तो बच्चों, क्लियर कट पता चल रहा है, ग्राफ्ट रिजेक्शन टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है जो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में स्टडी करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी ग्राफ्ट रिजेक्शन की बात आती है तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो सेल्स हैं दे आर नोन एज T किलर सेल्स। एंड T किलर सेल्स अदर T सेल्स के साथ मिलकर हमारी बॉडी में प्रोवाइड करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके बच्चों, और T किलर सेल्स किसी फॉरेन सेल को या ग्राफ्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने CD8 रिसेप्टर को यूज करता है। सो दे आर हैविंग CD8 रिसेप्टर, जो हमारी बॉडी में ग्राफ्ट लिया गया है उसके MHC1 मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है, और पता चलने पर कि MHC1 मॉलिक्यूल हमारी बॉडी का नहीं है, किसी और
फॉरेन बॉडी का है तो टी किलर सेल्स उन पर्टिकुलर सेल्स को और ग्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंगली हम ऑप्शंस मैच करते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट इज ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये गलत है। नेक्स्ट ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे हमने कहा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, HMI रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तो ये गलत। नेक्स्ट इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट 4 देखिए सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमने कहा था CMI और टी किलर सेल्स, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4th ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो देखिए बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन की यहाँ पर बात की जा रही है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन की, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन करने के लिए हमारी बॉडी में जो मैकेनिज्म्स हैं दे आर तो देखिए बच्चों, फर्स्ट जो मैकेनिज्म है वो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो रास मैकेनिज्म के थ्रू हमारी बॉडी में कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्म होता है। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म है, दैट इज डन बाय सिक्रेशन ऑफ ADH हार्मोन। तो जब रास मैकेनिज्म एंड ADH का लेवल हाई होता है तब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्म होता है, और इन दोनों के अपोजिट फंक्शनिंग करता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो डाइल्यूट यूरिन फॉर्म करवाता है, लेकिन अगर उसका लेवल डाउन है तो वो भी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्म करवाएगा। ओके, सो थर्ड इज लो लेवल ऑफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ओके बच्चों, अब यहां पर हम ऑप्शंस रीड करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट दिया है लो लेवल्स ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखिए, हमने बोला ADH का हाई लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ लो दिया है, इसीलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, दिया है मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनीज। तो देखिए बच्चों, जब हम किडनी में ऑस्मोलरिटी की बात करते हैं, सो सपोज ये वाली लाइन मेड्यूला और कॉर्टेक्स को डीमार्केट कर रही है, तो लेट्स से ये वाला रीजन कॉर्टेक्स एंड दिस इज मेड्यूला। सो जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ जाते हैं वैसे वैसे अगर हम बात करें तो ऑस्मोलरिटी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में राइज होता है। जैसे कॉर्टेक्स में ऑस्मोलरिटी रहता है बच्चों 300, मेड्यूला में ये 300 से राइज अप होके 1200 तक चला जाता है, और इसका रीजन होता है ड्यू टू NaCl एंड यूरिया। NaCl एंड यूरिया का हाई कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाइपर ऑस्मोलरिटी मेंटेन होती है। एंड एज वी नो, लूप ऑफ हेनले इज सिचुएटेड इनटू द मेडुला। नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है बच्चों, वो कहाँ लोकेटेड होता है? मेडुलरी पोर्शन में। एंड जैसे जैसे मेडुला में लूप ऑफ हेनले डीप जाएगा वैसे वैसे यहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होने का रीजन यही है कि यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलरिटी मेंटेन की जाती है। तो जितना ज्यादा हाइपर ऑस्मोलरिटी यहाँ पर मेंटेन होगा उतना ही लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब, जो कि वाटर के लिए परमिएबल होती है, से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। तो देखिए बच्चों, लिखा है मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनीज, बिल्कुल सही है। दैट इज डन ड्यू टू NaCl एंड यूरिया, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बाकी हम रीड करते हैं। सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स। देखिए बच्चों, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है ये RBC सिंथेसिस में हेल्प करता है। जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स से रिलीज होने वाला जो रेनिन हार्मोन है, जो आगे चल के रास मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर एरिथ्रोपोइटिन नहीं आना चाहिए, इसके लिए जगह आना चाहिए था रेनिन।
नेक्स्ट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखिए बच्चों, यहाँ जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन की बात हो रही है, तो ये भी रॉन्ग है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो देखिए बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि ह्यूमन इंसुलिन को हम ई कोलाई बैक्टीरिया या किसी अदर सेल में प्रोड्यूस करवा सकते हैं, उसका क्या रीजन है। तो देखिए बच्चों, इसका सिंपल सा रीजन है कि जेनेटिक कोडोन्स आर यूनिवर्सल, कि जो जेनेटिक ट्रिपलेट कोडोन्स हैं दे आर यूनिवर्सल। अब इसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि ह्यूमन की जीन का जो ट्रिपलेट कोडोन है वो हमारी पर्टिकुलर सेल में ट्रांसलेट होकर एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बना रहा है। अगर सेम जेनेटिक कोडोन को हम किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसफर करें और अगर वो कोडोन अपने आप को ट्रांसलेट करवा पाता है तो वो भी उसी सेम टाइप के प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा जैसा ह्यूमन की बॉडी में हुआ था। तो ह्यूमन इंसुलिन जीन के जो ट्रिपलेट कोडोन्स हैं वो ट्रांसलेट करके इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं हमारी बॉडी में, और उन्हीं जीन्स वाले कोडोन्स को जब हम ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर करके वे अपने आप को ट्रांसलेट करेंगे और सेम टाइप ऑफ इंसुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि जेनेटिक कोड्स हैं, दे आर यूनिवर्सल। ओके, एंड दिस human insulin was first produced by an American company Eli Lilly in E. coli bacteria. ओके बच्चों, तो अब इसके अकॉर्डिंगली हम ऑप्शन मैच करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगुअस, जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल एंड जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, use of an artificial kidney during hemodialysis may result in। देखिए बच्चों, इस नीट 2019 का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये जूलॉजी सेक्शन का, और इसमें 2 और 3 कॉन्सेप्ट को मिला के ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स वीक हैं और आप उनको आपस में कंबाइन करके नहीं पढ़ते तो इस क्वेश्चन को करने में आपको डिफिकल्टी फेस होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि ये किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स की। तो देखिए बच्चों, जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी में एक एपरेटस आता है जिसका नाम होता है जेजी और जेजी एपरेटस और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो वहां पर एक हम सेल स्टडी करते हैं जिसका नेम होता है जेजी सेल्स। और देखिए बच्चों, जेजी सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ओके, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जिसको हम ईपीओ भी बोलते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर रेनिन हार्मोन भी रिलीज होता है जो एक एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है, बट यहाँ हम बात करेंगे एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की। और ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आरबीसी प्रोडक्शन को एनहांस करता है, राइट। तो ये क्या करेगा बच्चों? आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। हमारी बॉडी में जो किडनी है वो विटामिन डी को उनकी एक्टिव फॉर्म विटामिन D3 में चेंज करती है, और विटामिन D3 इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम आवर गट। जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा के हाइपर कैल्शियमिया करवाता है। ओके, तो हमने कहा कि जो किडनी है वो विटामिन डी को इसकी एक्टिव फॉर्म विटामिन D3 में चेंज करेगा, और विटामिन जो D3 है ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट को एनहांस करता है। ओके बच्चों, तो देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए क्या कहा गया है कि यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोलाइसिस में रिजल्ट इन।
तो देखिए एक पर्सन की बात हो रही है जिसमें किडनी फेल हो चुकी हैं दोनों, उनको हम आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस पे रखते हैं। ओके, तो उस केस में क्या पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे उस पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में। तो देखिए अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो हमने बोला कि किडनी फेल हो चुकी हैं, तो ये नॉर्मल जो प्रोसेसेस हैं ये एकम्प्लिश नहीं होंगे। तो सीधी सी बात है, अगर किडनी फेल का केस है तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से जो आरबीसी काउंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज, एंड देयर विल बी नो कन्वर्जन ऑफ विटामिन डी इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, जिससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो देखिए नाइट्रोजिनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, देखिए वो पर्सन ऑलरेडी हीमोडायलिसिस पे, तो उसकी बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट जो भी प्रोड्यूस रहे उनको तो हम एलिमिनेट करवा रहे हैं हीमोडायलिसिस से, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, देखिए बच्चों हीमोडायलिसिस से भी जो एक्स्ट्रा वेस्ट हमारी बॉडी में बन रहे हैं उनको रिमूव करवा दिया जाता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए बच्चों रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम जीआईटी, बिल्कुल सही है जैसा अभी हमने एक्सप्लेन किया, तो ये करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, ये भी बिल्कुल ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया। तो देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें चूज करना है, तो यहाँ पर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सी एंड डी आर करेक्ट। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर्स इज इनहेरिटेड, लोकोमोशन एंड मूवमेंट टॉपिक का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो देखिए इस टॉपिक में हम एक डिजीज पढ़ते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ओके, जिससे मसल्स जो हैं उनका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बाकी हम रीड कर लेते हैं, तो देखिए बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में दिया है टिटेनी, तो टिटेनी होता है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होने वाले रैपिड मस्कुलर स्पाज्म, तो ये आंसर नहीं हो सकता। माइस्थेनिया ग्रेविस बच्चों ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नेक्स्ट दिया है बॉट्यूलिज्म, एक क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलाइनम से होने वाला डिजीज है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर है सेकंड ऑप्शन। देखिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑर्गन सिस्टम बाइलेटरल सिमेट्री ट्रू सिलोमेट, तो देखिए स्टेटमेंट से हमें क्लियर पता चल रहा है एनिमल किंगडम के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से लिया गया क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पर हमने रीड किया ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, तो देखिए बच्चों ट्रू सेगमेंटेशन 3 फाइलम्स में ही प्रेजेंट होता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, और वहीं हम ट्रू सिलोमेट्स की बात करें तो ट्रू सिलोमेट्स जो हैं वो एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक के मेंबर होते हैं, ओके। तो जैसा हमने कहा कि सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा बच्चों, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ओके। और वहीं बात करी हमने ट्रू सिलोमेट्स की, तो ट्रू सिलोमेट्स प्रेजेंट होते हैं एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक, ओके। अब देखिए सेकंड हम देखते हैं बायलैटरल सिमेट्री दैट वाज फर्स्ट अरोज इन प्लेटीहेल्मिन्थेस, फर्स्ट कहाँ आई थी बच्चों, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस से, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर आगे वाले जितने मेंबर्स हैं उनमें जनरली बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होता है, एक्सेप्शंस भी हैं कुछ यहाँ पर, कुछ मॉलस्क हैं, इसके अलावा इकाइनोडर्म्स हैं, इकाइनोडर्म्स जो है वहाँ पे पेंटारेडियल सिमेट्री होता है, तो यहाँ पर बायलैटरल सिमेट्री अराइज हुआ था जनरल अगर हम बात करें, सो फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा विद फ्यू एक्सेप्शंस। वहीं बात करें बच्चों ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फर्स्ट अकर्ड इन केस ऑफ एसके हेल्मिन्थेस, एसके हेल्मिन्थेस और आगे आने वाले जितने भी फाइलम हैं उन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलता है, तो यहाँ पर हमारे
फाइलम हो जाएंगे एस्के हेलमिंथेस से लेकर कॉर्डेट्स। ओके, तो देखिए बच्चों, अब यहाँ बोला है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स विच possess ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, तो अगर हम ऑप्शंस रीड करें तो देखिए 3 फाइला के पेयर दिए गए हैं, तो सबसे इजीली हम आंसर निकाल सकते हैं सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी से। तो देखिए बच्चों, सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा के मेंबर्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो बाकी जितने भी फीचर्स हैं उनमें देखिए एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा है वो लाई कर रहा है। जैसे ऑर्गन सिस्टम में भी आ रहा है, बायलेटरल सिमेट्री में भी ये तीनों आ रहे हैं, ट्रू सिलोमेट है, ये भी हमने बोला यहाँ पर आ रहा है। तो सीधा सा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। बेटा करेक्ट नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो देखिए बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है जो हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस टॉपिक में पढ़ते हैं। तो देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर हम बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पर स्पेसिफिक कट प्रोड्यूस करते हैं विद इन द डीएनए। ओके बच्चों, एंड अगर हम बात करें इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, तो वो GAATC पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, एंड प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक कट बिटवीन द सेम बेस पेयर्स ऑन बोथ स्ट्रैंड्स। तो देखिए इको R1 जो है इस पैलिंड्रोमिक साइट को, सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके, आइडेंटिफाई करके सेम बेस पेयर्स के बीच में कट लगाता है, बट ऑन बोथ स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड्स पे, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए ऑप्शंस रीड करते हैं, इनकरेक्ट को चूज करना है, ध्यान रखिएगा। द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए, बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता बच्चों हमारा। नेक्स्ट देखिए, द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स एंड कट्स ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 चीजें गलत हैं। देखिए एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है, ना कि बाइंड करेगा, तो इसीलिए रॉन्ग है। आगे देखिए, कट्स ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड, देखिए हमने बोला था दोनों स्ट्रैंड्स पे कट प्रोड्यूस होंगे सेम बेस पेयर्स के बीच में, तो यहाँ ओनली वन जो है ये भी रॉन्ग है, तो इसीलिए इनकरेक्ट चूज करना था, आंसर हो जाएगा सेकंड। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। द एंजाइम कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट्स ऑन ईच स्ट्रैंड। देखिए ये बच्चों फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, जिनको हम शुगर फॉस्फेट बॉन्ड्स भी कहते हैं, उन्हें ही ब्रेक कर रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। वहीं बात करें बच्चों, द एंजाइम रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, ये भी बिल्कुल सही है, हमें इनकरेक्ट चूज करना था बच्चों, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशंस कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी व्रिज आर। देखिए बच्चों, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन जो चैप्टर हम 12th में पढ़ते हैं वहां से लिया गया बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ह्यूगो डी व्रिज की, सो ही प्रपोज्ड म्यूटेशन थ्योरी एंड अकॉर्डिंग टू हिम द म्यूटेशंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन आवर नेचर which causes variations are random, discontinuous and directionless। तो देखिए बच्चों, ह्यूगो डी व्रिज के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन का केवल एक ही रीजन था, दैट वाज म्यूटेशन, और उनके अकॉर्डिंग म्यूटेशन से होने वाले वेरिएशंस कैसे होते हैं, रैंडम, डिसकंटिन्यूअस एंड डायरेक्शनलेस। वहीं बच्चों अगर हम डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशंस की बात करें, बिल्कुल इनका अपोजिट होता है, वहाँ रैंडम नहीं होते, वहाँ कॉन्टिन्यूअस होते हैं,
डायरेक्शनल होते हैं एंड स्मॉल वेरिएशंस होते हैं। ओके, यहाँ पर बात करी गई है ह्यूगो डे व्रिज के अकॉर्डिंग। तो देखिए बच्चों, यहाँ रैंडम एंड डायरेक्शनल, देखो बच्चों डायरेक्शनल यहाँ रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन में दिया है रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में बात करें स्मॉल एंड डायरेक्शनल, देखो बच्चों स्मॉल यहाँ पर गलत है, डायरेक्शनल भी गलत है, स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस, देखिए बच्चों स्मॉल यहाँ पर गलत है। म्यूटेशंस अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डे व्रिज ब्रिंग्स लार्ज वेरिएशंस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डे व्रिज द प्रोड्यूस्ड वेरिएशंस वर लार्ज, वहीं डार्विन ने इनको स्मॉल वेरिएशंस कहा था। ओके बच्चों, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। देखिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 8th 9th एंड 10th पेयर्स ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। देखिए बच्चों लोकोमोशन एंड मूवमेंट से लिया गया क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं स्टर्नम से रिब्स के अटैचमेंट की, तो देखिए बच्चों देयर इज 12 पेयर ऑफ रिब्स, इनमें से जो फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स हैं वो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होता है, जिन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं, या फिर स्टर्नो वर्टिब्रल रिब्स इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट जो 3 पेयर्स हैं 8th 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स, उन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, जो वर्टिबल कॉलम से तो डायरेक्टली अटैच होता है लेकिन स्टर्नम से इनडायरेक्टली अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज ऑफ 7th रिब। और वहीं बात करते हैं 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स की, सो दे आर फ्लोटिंग रिब्स, और उन्हें केवल वर्टिब्रल रिब्स कहा जाता है क्योंकि ये केवल वर्टिबल कॉलम से अटैच रहते हैं, स्टर्नम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैचमेंट इनका नहीं होता। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8th 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। देखिए बच्चों ये गलत हो गया, डायरेक्टली की जगह यहाँ आना चाहिए था इनडायरेक्टली। नेक्स्ट रीड करते हैं बच्चों, 11th एंड 12th पेयर्स ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। देखिए बच्चों अभी हमने कहा 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से स्टर्नम से अटैच नहीं होता, तो यहाँ पर ये टोटली रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ईच रिब इज अ फ्लैट थिन बोन एंड ऑल ऑफ द रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द थोरेसिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। तो देखिए बच्चों ये बिल्कुल सही है कि जो रिब्स हैं वो फ्लैट बोन्स होती हैं, लेकिन यहाँ तक का स्टेटमेंट सही है। फिर देखिए बच्चों जितनी भी रिब्स हैं दे ऑल आर कनेक्टेड टू द वर्टिबल कॉलम डॉर्सली, ये भी हमने कहा कि जो डॉर्सल साइड पे वर्टिबल कॉलम है उनसे सभी की सभी रिब्स अटैच होंगी, लेकिन वेंट्रल साइड पे सभी रिब्स अटैच नहीं होती है, जैसा अभी हमने पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पर इतना स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो लास्ट में लिखा है वेंट्रली टू द स्टर्नम, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया। जैसा अभी हमने कहा 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स स्टर्नम से अटैच नहीं होता, इसीलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं, देयर आर 7 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, बिल्कुल सही है, अभी हमने कहा जिनको हम ट्रू रिब्स भी बोलते हैं। 3 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, बिल्कुल सही है, हमने कहा 8th 9th और 10th ये फॉल्स रिब्स होती हैं। और नेक्स्ट देखिए 2 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिब्स जिनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनकेनावेलिन ए इज। तो देखिए बच्चों ये बायोमोलिक्यूल का बहुत इजी क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में बच्चों एक कैटेगरी आता है लेक्टेंस, और लेक्टेंस में हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं कॉनकेनावेलिन ए। तो देखिए बच्चों ये जो कॉनकेनावेलिन ए है इसका सोर्स होता है जैकबीन, तो जैकबीन से आइसोलेट होने वाला ये लेक्टिन है जो शुगर्स को बाइंड करता है, और इसे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इम्यून रिएक्शन में स्टडी करते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर पूछा है कि कॉनकेनावेलिन ए है क्या, सो इट इज अ टाइप ऑफ लेक्टिन, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो देखिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस टेक्स प्लेस। तो देखिए बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा है सेकेंड पोलर बॉडी
एग के न्यूक्लियस से कब रिलीज आउट होती है, बाहर निकलती है। तो देखिए बच्चों, जब हम oogenesis पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि जो सेकेंडरी oocyte है उसमें मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, बट ये इंटरप्ट हो जाता है मेटाफेज सेकेंड स्टेज में। और ये मेटाफेज सेकेंड स्टेज तभी कंप्लीट होती है व्हेन देयर इज एंट्री ऑफ कंप्लीट स्पर्म इनटू द सेकेंडरी oocyte। जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होगी तब तक सेकेंडरी oocyte में सस्पेंडेड मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं होता। तो जैसे ही बच्चों यहाँ पर सेकेंडरी oocyte में स्पर्म की एंट्री होती है तब जो सस्पेंडेड मियोसिस सेकेंड है वो कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट होने के बाद दो अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनती है। इनमें से जो लार्ज हैप्लॉइड सेल बनता है उसको हम ओटेड या ओवम कहते हैं। सो लेट्स से ये यहाँ पर ओटेड एंड ओवम है। इसका प्रोन्यूक्लियस, इसके साथ साथ स्पर्म का न्यूक्लियस, और सेकंड जो सेल हैप्लॉइड स्मॉल बनती है उसे हम कहते हैं सेकंड पोलर बॉडी। ओके बच्चों, तो ये यहाँ पर सेकंड पोलर बॉडी। तो देखिए बच्चों, मियोसिस सेकंड का कंप्लीशन होगा स्पर्म एंट्री की वजह से, मतलब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही मियोसिस सेकंड के कंप्लीट होने से ओटेड बनेगा और सेकंड पोलर बॉडी बाहर निकलती है। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेकंड पोलर बॉडी बाहर निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ। तो सेकंड पोलर बॉडी जाइगोट फॉर्मेशन से पहले बन जाती है, मतलब इनके न्यूक्लियर देखिए अभी तक फ्यूज नहीं हुए हैं। सो वी कैन से देयर इज एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर सिंगेमी। सिंगेमी क्या होता है? एक्चुअल फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अब हम यहाँ ऑप्शंस रीड करते हैं। तो देखिए बच्चों, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिल्कुल सही है, बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, जैसा हमने कहा अभी कि सिंगेमी से पहले ही सेकेंड पोलर बॉडी जो है उसका एक्सट्रूजन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो आफ्टर नहीं आएगा बच्चों, ये गलत है। बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म, बिफोर नहीं आना चाहिए बेटा, आफ्टर आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, साइमल्टेनियसली विद फर्स्ट क्लीवेज, बेटा फर्स्ट क्लीवेज जो है वो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद होगा, तो इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर वुड बी फर्स्ट ऑप्शन। देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए प्रेसिपिटेशन out of a mixture of biomolecules can be achieved by treatment with isopropanol, chilled ethanol, methanol and chilled chloroform। तो देखिए बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। उसमें जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए करने के लिए हम सेल को डिफरेंट एंजाइम्स से ट्रीट करते हैं, लाइक सेल वॉल लाइजिंग एंजाइम्स, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, और इनके ट्रीटमेंट के बाद में जो हमको लास्ट में सेल होमोजिनेट मिलता है उसमें से डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हम पहले डीएनए का प्रेसिपिटेशन करते हैं, और डीएनए का प्रेसिपिटेशन करने के लिए वी ऐड चिल्ड इथेनॉल। ओके बच्चों, यहाँ पर मिलाया जाता है चिल्ड इथेनॉल, और चिल्ड इथेनॉल ऐड करने के बाद सेल होमोजिनेट में जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और डीएनए के प्रेसिपिटेशन के बाद में उस प्रेसिपिटेटेड डीएनए को स्पेशल रिंग कंटेनिंग इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो इस स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से पहले हम चिल्ड इथेनॉल में स्टीयरिंग करके प्रेसिपिटेटेड डीएनए को होल्ड करते हैं और उसके बाद उसको बाहर निकाल लेते हैं। उस प्रोसेस को स्पूलिंग कहा जाता है। ओके बच्चों, तो यहां पर सिंपली पूछा है कि प्रेसिपिटेशन करने के लिए हम किस
केमिकल को ऐड करेंगे, आइसोप्रोपेनॉल, चिल्ड इथेनॉल, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चिल्ड इथेनॉल। देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स। ओके, क्रिप्स ऑफ लेबरकॉन, ग्लीसन्स कैप्सूल, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड ब्रूनर्स ग्लैंड। तो देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक से लिया गया। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं, इन्हें हमें रेस्पेक्टिव ग्लैंड्स और टिश्यूज से मैच करना है। तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट गिवन है क्रिप्स ऑफ लेबरकॉन। तो एक्चुअली क्रिप्स ऑफ लेबरकॉन स्मॉल इंटेस्टाइन का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जहां से वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं वो लिबरेट किए जाते हैं। ओके, तो इसे हम मैच कर सकते हैं थर्ड से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ग्लीसन्स कैप्सूल। सो ग्लीसन्स कैप्सूल इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग अराउंड मैमेलियन लिवर। मैमल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है और लिवर के अराउंड प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसे हम मैच कर सकते हैं लिवर से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर एक्चुअली एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियास, जहां पर अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स प्रेजेंट होती है और हार्मोन ये रिलीज करती हैं लाइक इंसुलिन इन आवर ब्लड। ओके, तो इसे क्लियरली हम मैच कर सकते हैं बच्चों पैंक्रियास से। एंड देन ब्रूनर्स ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है डुओडेनम का, जिसे सब म्यूकोसल ग्लैंड भी कहा जाता है, जो एल्कलाइन म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज करती है एंड फाउंड इन द सब म्यूकेसा ऑफ डुओडेनम। ओके बच्चों, तो इसे हम मैच कर सकते हैं सेकंड से। तो अब बहुत इजी हो गया हमारे लिए, क्रिप्स ऑफ लेबरकॉन को मैच करेंगे थर्ड से, थर्ड। देन ग्लीसन्स कैप्सूल को मैच करेंगे फोर्थ से। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग हॉर्मोन्स विद द रेस्पेक्टिव डिजीजेस। तो देखिए बच्चों, इंसुलिन, थायरोक्सिन, कॉर्टिकॉइड्स और ग्रोथ हार्मोन, ये सभी हार्मोन्स दिए गए हैं। एंडोक्राइन सिस्टम टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। इनकी डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस से होने वाली डिजीजेस को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आपको इनके डिजीजेस पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। लेट्स चेक। तो देखिए बच्चों, इंसुलिन, तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है डायबिटीज मेलाइटस, जिसकी वजह से कीटोन्यूरिया, कीटोनीमिया, ग्लाइकोज्यूरिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ये सब सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो इसे क्लियरली मैच किया जा सकता है फिफ्थ से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन की वजह से होने वाला जो डिसऑर्डर है वो है गोइटर। अब हाइपोथायरॉयडिज्म से सिंपल गोइटर होता है, वहीं एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन से एक्सोप्थेल्मिक गोइटर होता है। तो गोइटर इज रिलेटेड विद थायरोक्सिन, तो इसे मैच कर सकते हैं हम। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, कॉर्टिकॉइड्स। तो देखिए बच्चों, कॉर्टिकॉइड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं लाइक कॉर्टिसोल, दे आर सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH हार्मोन। एंड अगर हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की हाइपोसेक्रेशन से, तो उसकी वजह से होने वाले डिजीज को कहा जाता है एडिसन्स डिजीज। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम कॉर्टिकॉइड्स को मैच कर सकते हैं एडिसन्स डिजीज से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ग्रोथ हार्मोन, और अगर ग्रोथ हार्मोन की यहाँ पर बात की जाए तो ग्रोथ हार्मोन के एडल्ट्स में एक्सेस होने से डिजीज होता है एक्रोमेगैली, और अगर एडल्ट में इसकी डेफिशिएंसी होती है तो उसे कहा जाता है एक्रोमाइक्रिया। और चाइल्ड में ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस जब रिलीज होता है तो उसे कहा जाता है जाइजेंटिज्म। तो यहाँ पर मैच किया जा सकता है इसे एक्रोमेगैली से, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंसुलिन को मैच करते हैं फिफ्थ से, थायरोक्सिन का फोर्थ, तो यहाँ पर हमारा मैचिंग हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। मतलब हमें ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सेलेक्ट करना है जिसमें हार्मोन का कोई ना कोई रोल होगा। तो देखिए बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो सेक्शन है वहां से लिया गया क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, तो लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो देखिए बच्चों, लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है दैट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन
in the period of intense lactation and which is mainly due to prolactin hormone which gives negative feedback to GnRH. ओके बच्चों, तो लैक्टेशनल एमेनोरिया में प्रोलैक्टिन हार्मोन का रोल होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों पिल्स। तो देखिए बच्चों, जो पिल्स हैं लाइक माला डी, माला एन, माला एल, तो दे आर स्टेरॉयडल पिल्स, और स्टेरॉयडल पिल्स में हम या तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स का यूज़ करते हैं या कंबाइंड पिल्स जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। मतलब पिल्स जो हैं इनमें भी हॉर्मोन्स का रोल होगा। और वहीं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करते हैं तो इसमें हम ओनली प्रोजेस्टोजन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन एंड ईस्ट्रोजन और उसके साथ साथ आईयूडी इंसर्शन विद इन द 72 आवर्स करते हैं, तो यहाँ पर भी हार्मोन का रोल होगा। ओके बच्चों, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है बच्चों। तो देखिए बैरियर मेथड, देखिए बच्चों बैरियर मेथड में हम फिजिकल मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स को प्रिवेंट करते हैं बाय यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बैरियर्स लाइक सर्वाइकल कैप, वोल्ट, डायफ्राम, मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स। ओके, तो यहाँ पे हार्मोन का रोल नहीं होगा, तो यहाँ बैरियर मेथड नहीं हो सकता। लैक्टेशनल एमेनोरिया एंड पिल्स करेक्ट है, बट यहाँ बैरियर मेथड गलत है, तो इसलिए ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो कॉपर टी। तो देखिए बच्चों कॉपर टी जो है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, और कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर हार्मोन का रोल नहीं होता, कॉपर आयंस का होता है, तो यहाँ पर कॉपर टी रॉन्ग है। पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ये फिर भी करेक्ट है, तो बट कॉपर टी होने की वजह से ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पिल्स ये हो सकता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ बैरियर मेथड्स बोल दिया, तो इसीलिए यहाँ पर ये रॉन्ग है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। तो देखिए बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर है वहाँ से जो ड्रग एडिक्शन टॉपिक है यहाँ से लिया गया क्वेश्चन है। तो देखिए हेरोइन जो है ये ओपिएट नार्कोटिक्स वाली कैटेगरी में आता है, जिसका केमिकल नेम है बच्चों डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो देखिए इस नेम से हमें क्लियर समझ आ रहा है कि मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से किसका फॉर्मेशन होगा? हेरोइन का। ओके बच्चों, तो देखिए यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन ये गलत हो गया, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन करेक्ट है बिल्कुल, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन गलत है, नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन। तो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। तो देखिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्पीशीज द वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। देखिए बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज हम पढ़ें और ऑप्शंस को स्टडी करें तो पता चल रहा है ये नेचुरल सिलेक्शन टॉपिक जो हम एवोल्यूशन चैप्टर में स्टडी करते हैं वहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की, तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ सिलेक्शन पढ़ते हैं हम उसे कहा जाता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जिसमें मीन करेक्टर वैल्यू या एवरेज करेक्टर वैल्यू वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनका नेचर सिलेक्शन करती है, जिससे पीक जो है वो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा, और इस सिलेक्शन को कहा जाता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ओके बच्चों, जिसमें हमें जो एवरेज वैल्यू वाले इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि नेचर इनको फेवर करती है और रिप्रोडक्शन का ज़्यादा चांस प्रोवाइड करती है। वहीं जो पेरीफेरल करेक्टर या फिर हम कह सकते हैं एक्सट्रीम करेक्टर्स होंगे, ऐसे इंडिविजुअल्स का नंबर कम होता है। ओके बच्चों, वहीं हम अगर डायरेक्शनल सिलेक्शन की बात करें तो या तो मैक्सिमम वैल्यू वाले इंडिविजुअल्स या फिर मिनिमम वैल्यूज़ वाले जो इंडिविजुअल्स हैं जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, पेरीफेरल करेक्टर्स होते हैं, तो किसी भी एक पेरीफेरल करेक्टर का सिलेक्शन नेचर करती है। वहीं हम डिसरप्टिव सिलेक्शन की बात करें तो डिसरप्टिव में दोनों पेरीफेरल करेक्टर वाले इंडिविजुअल्स का नेचर फेवर करेगी, वहीं मीन करेक्टर वैल्यू वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर कम हो जाता है, तो ऐसे सिलेक्शन को कहा जाता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो देखिए बच्चों, अगर हमने बात करी है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की, तो यहाँ पर जो एवरेज करेक्टर
वाले इंडिविजुअल्स हैं इनका सिलेक्शन किया जाएगा। ओके बच्चों, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। तो देखिए बच्चों, कहा गया है वेट ऑफ न्यूबॉर्न। ओके, और जैसा हम क्लास में एक्सप्लेन करते हैं कि जो वेट ऑफ न्यूबॉर्न है, यहाँ पे अगर हम स्टडी करें तो जो एवरेज वेट वाले जो न्यूबॉर्न है, इन्फेंट्स हैं, उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका वेट बहुत ही कम है या बहुत ही ज़्यादा है, मतलब पेरिफेरल करेक्टर्स हैं, तो इनके सर्वाइवल के चांसेस कम रहते हैं। और ये किसका सिलेक्शन का एग्जाम्पल है? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का। ओके, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, फिर इसे अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। तो देखिए बच्चों, 97% ऑफ द न्यूबॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 kg सर्वाइव। देखिए हमने बोला जिनका एवरेज वेट है, तो एवरेज वेट 3 to 3 kg वाले जो इन्फेंट्स हैं उनका सर्वाइवल हो रहा है 97%। मतलब नेचर जो है वो मेनली एवरेज मीन करेक्टर वाले वेट वाले न्यूबॉर्न्स को सेलेक्ट कर रही है। वहीं देखिए 99% ऑफ द इन्फेंट्स बॉर्न विद वेट्स फ्रॉम 2 to 2.5 kg, मतलब एवरेज से कम वेट है, या फिर 4.5 to 5 kg, मतलब एवरेज से वेट ज़्यादा है, डाई, इनकी डेथ हो जाती है। तो ये कौन से सिलेक्शन का एग्जाम्पल है? जैसा अभी हमने कहा, एवरेज करेक्टर वाले इंडिविजुअल्स का सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, पेरिफेरल वैल्यूज़ वाले इंडिविजुअल्स का नंबर कम है, तो ये सिंपल सा कौन सा सिलेक्शन हुआ? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ओके, ऑप्शंस पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जब हम आई टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है अबाउट कॉर्निया। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कवरिंग ऑफ आई बॉल का, सो द आउटर फाइब्रस कोट इज नोन एज स्क्लेरा। आउटर जो फाइब्रस कोट है इसे हम स्क्लेरा कहते हैं। एंड स्क्लेरा में मेनली मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर कोलेजन फाइबर ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसका कलर कैसा अपीयर होता है? वाइट इन अपीयर। तो इसीलिए स्क्लेरा को कहा जाता है वाइट ऑफ आरआई। एंड जो स्क्लेरा है ये आउटर फाइब्रस कोट का फॉर्मेशन करता है। ओके, एंड फाइब्रस कोट होने की वजह से इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ओके बच्चों, तो स्क्लेरा इज आउटर प्रोटेक्टिव फाइब्रस कोट और कवरिंग। ओके बच्चों, एंड इसका जो एंटीरियर ट्रांसपेरेंट एवेस्कुलर पार्ट है उसको कहा जाता है कॉर्निया, विच इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई। ओके बच्चों, सो इट्स एंटीरियर मोस्ट सेंसिटिव एवेस्कुलर एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट इज नोन एज कॉर्निया। ओके बच्चों, तो कॉर्निया कैसा होता है? एवेस्कुलर एंड ट्रांसपेरेंट एंटीरियर पार्ट, ओके, विच इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। तो देखिए बच्चों, जो आउटर प्रोटेक्टिव फाइब्रस कोट है, तो द मेन पार्ट इज स्क्लेरा। ओके, इसका एंटीरियर स्मॉल पोर्शन इज नोन एज कॉर्निया। तो मेन प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा? स्क्लेरा, नॉट बाय कॉर्निया, ये चीज ध्यान रखना। तो प्रोटेक्शन इज मेनली प्रोवाइडेड ड्यू टू स्क्लेरा पोर्शन। अब देखिए, कॉर्निया जो है वो एवेस्कुलर लेयर है और ब्लड वेसल्स एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पर ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस मिनिमम होते हैं, इसीलिए कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके बच्चों, और यहाँ पर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पर रिपेयर का जो पावर है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, इसीलिए जब कॉर्निया डैमेज हो जाता है तो क्या करना पड़ता है हमें? कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस पे। तो देखिए, कॉर्निया इज एन एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनेशियस कवरिंग। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये रॉन्ग है। हमने कहा कि प्रोटेक्शन का मेनली फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? स्क्लेरा, तो इसीलिए गलत है। नेक्स्ट देखिए, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इलास्टिन एंड कैन रिपेयर इटसेल्फ। जैसा अभी हमने कहा कि ये एवेस्कुलर है तो रिपेयर का पावर जनरली नहीं होता। कॉर्निया इज अ कॉन्वेक्स
ट्रांसपेरेंट लेयर विच इज हाईली वेस्कुलराइज्ड। देखिए बच्चों यहाँ हमने बोला ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ हाईली रॉन्ग है, तो इसीलिए थर्ड नहीं हो सकता आंसर। नेक्स्ट देखिए, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन, सही है, एंड इज मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आईबॉल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा बच्चों फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कोएंजाइम और मेटल आयन, और नेक्स्ट में दिया है कंप्लीटली कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम। तो देखिए बच्चों बायोमोलिक्यूल टॉपिक से जब हम एंजाइम पढ़ते हैं तो वहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो अब हमें करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है अबाउट दीज स्टेटमेंट्स। तो देखिए स्टेटमेंट्स हम रीड करते हैं। तो देखिए कोएंजाइम और मेटल आयन, और यहाँ पर हम कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम की बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम इज नोन एज होलो एंजाइम। ऐसे एंजाइम को कहा जाता है होलो एंजाइम, होलो का मतलब ही कंप्लीट होता है, ओके, विच इज एक्टिव only when there is binding of apoenzyme to its cofactor। देखिए ये एक्टिव तभी होगा जब कोफैक्टर की बाइंडिंग एपोएंजाइम से हो। अब ये एपोएंजाइम क्या होता है? सो प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ होलो एंजाइम इज नोन एज एपोएंजाइम। तो जब कोफैक्टर की एपोएंजाइम से बाइंडिंग होती है तब बनता है होलो एंजाइम which is completely catalytically active enzyme। ओके बच्चों, अब कोफैक्टर है, ये 3 टाइप्स का हो सकता है। इट कुड बी अ कोएंजाइम और मेटल आयन और प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके बच्चों, कोफैक्टर 3 टाइप्स का हो सकता है, कोएंजाइम, मेटल आयन और प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो देखिए बच्चों, कोएंजाइम जो है ये जनरली एपोएंजाइम से लूजली बाइंड होते हैं। मेटल आयन एपोएंजाइम से लूजली और टाइटली बाइंड हो सकता है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा, यहाँ हम ऑलवेज टर्म यूज कर रहे हैं, सो प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा एपोएंजाइम से टाइटली बाइंड होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो देखिए कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स व्हाइल मेटल आयन आर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ओके बच्चों, अब देखिए जनरली हमने क्या कहा कि जो कोएंजाइम है वो लूजली बाइंड होता है और मेटल आयन लूजली और टाइटली दोनों तरह से बाइंड हो सकता है। लेकिन जब कोएंजाइम और मेटल आयन टाइटली एपोएंजाइम से बाइंड होते हैं तो इन्हें भी हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की कैटेगरी में रख सकते हैं। बट ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन देयर इज बाइंडिंग ऑफ कोएंजाइम और मेटल आयन विद एपोएंजाइम टाइटली, ये चीज ध्यान रखना। ओके, नॉर्मली लूजली बाइंड होता है कोएंजाइम, बट लाइटली बाइंड होगा तो इसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। अब चलते हैं ऑप्शंस पे। तो देखिए कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाइंडेड टू द एंजाइम प्रोटीन इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखिए बच्चों ये करेक्ट है, जैसा हमने कहा कि यहाँ कंडीशन पुटअप कर दी गई है कि अगर ये टाइटली बाइंड हो तब अब इन्हें क्या कह सकते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये सही है। नेक्स्ट देखिए, अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज नोन एज एपोएंजाइम। देखिए बच्चों, जैसा अभी हमने कहा कि कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम को एपोएंजाइम नहीं होलो एंजाइम कहा जाता है। एपोएंजाइम इसका प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। तो यहाँ हम ऑप्शंस चूज करें तो देखिए ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। देखिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस and pollutants, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to। तो देखिए बच्चों, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, जो हम डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं वहां से ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ बात की गई है अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों की जो एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स के ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, स्पेशली विद एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स एज वेल एज एलर्जेंस। ओके, तो जब हम अर्बन एरियाज में अगर रहें और वहाँ पर जब हम
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो उस टाइम पे देयर इज एंट्री ऑफ सच पॉल्यूटेंट्स इन आवर बॉडी एंड दे कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स विच लीड्स टू अस्थमा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अस्थमा और अस्थमेटिक पेशेंट्स के बारे में बात हो रही है, और अस्थमेटिक पेशेंट्स में इन्फ्लामेशन होता है बच्चों ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ओके बच्चों, और इस वजह से ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की जो स्मूथ मसल्स हैं यहाँ पर स्पाज्म क्रिएट होता है। ओके, स्पाज्म होने की वजह से जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल हैं उनका जो डायामीटर है वो कंपैरेटिवली लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्टेनोसिस हो जाता है। तो एक्सपायरेशन के टाइम पे एक वीजिंग साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है जिसको एक्सपायरेटरी वीजिंग साउंड कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वीजिंग इज ड्यू टू, तो जैसा अभी हमने कहा कि एक अस्थमा का केस है और अस्थमा में इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का, जिससे इन ट्यूब्स का स्टेनोसिस हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, which would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter, blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चल रहा है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से लिया गया क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन, और यहाँ पर कुछ डेटा दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, कार्डियक आउटपुट गिवन है 5 लीटर, जिसको हम 5000 ml भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट गिवन है द ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml। तो देखिए बच्चों, अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज नोन एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहा जाता है, EDV, और इसका वैल्यू गिवन है बच्चों हमें 100 ml। ओके, एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सो द अमाउंट ऑफ ब्लड इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज नोन एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी गिवन है 50 ml। तो देखिए, जब हम ये चैप्टर स्टडी करते हैं तो वहाँ पर एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं दैट कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। ओके बच्चों, और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन EDV एंड ESV। तो इस फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, EDV माइनस ESV मल्टीप्लाइड बाय HR। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। कार्डियक आउटपुट की वैल्यू गिवन है, EDV ESV दिया हुआ है, हार्ट रेट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यूज पुट करके हार्ट रेट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट 5000 इज इक्वल टू EDV दिया है 100 माइनस 50, तो 100 माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाय HR हार्ट रेट। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे तो हार्ट रेट हमारा निकल के आ जाएगा 100 बीट्स पर मिनट। ओके बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोटॉक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बेसिलस थोरिंजिएंसिस इन बॉलवर्म। तो देखिए बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में जब हम एप्लीकेशन पार्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का फॉर्मेशन करने की जो मैकेनिज्म है वहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। जैसे ऐसे प्लांट्स का एग्जांपल है मोस्ट फेमस बीटी कॉटन। तो देखिए बच्चों, व्हेन देयर इज एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोटॉक्सिन इनटू एक्टिव टॉक्सिन, ड्यू टू दिस इंसेक्ट पेस्ट डाइज। ओके, तो जब इसका कन्वर्जन होगा, इसके रिजल्ट की वजह से जो पेस्ट है उसकी डेथ हो जाती है।
और प्रोटोटॉक्सिन को एक्टिव टॉक्सिन में चेंज करने का जो फंक्शन है दैट इज परफॉर्म्ड बाय एल्कलाइन पीएच विच इज प्रोवाइडेड बाय मिडगट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट। तो देखिए बच्चों, प्रोटोटॉक्सिन को एक्टिव टॉक्सिन में चेंज करने का काम है वो एल्कलाइन पीएच करेगी, और एल्कलाइन पीएच हमें ऑब्टेन होता है इन मिडगट ऑफ पेस्ट। इस वजह से प्रोटीनेज एक्टिविटी होगा, और प्रोटीनेज एक्टिविटी होने की वजह से जो प्रोटोटॉक्सिन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन फॉर्म, और इसकी वजह से पेस्ट की डेथ हो जाती है। तो यहाँ सिंपली यही पूछा है कि क्या रीजन है प्रोटोटॉक्सिन का एक्टिव टॉक्सिन में चेंज होने का। तो देखिए, बॉडी टेम्परेचर, मॉइस्ट सरफेस ऑफ मिडगट, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक। तो सिंपल सा यहाँ आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस in a specific direction. In humans these cells are mainly found in। तो देखिए बच्चों, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में जब हम एनिमल टिश्यू की स्टडी करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू में एक टाइप आता है सिलिएटेड एपिथेलियम। वहाँ से एक क्वेश्चन लिया गया है कि ये पूछा गया है कि सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होती है। ओके बच्चों, तो देखिए, जब भी हम सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करते हैं सो ओवर द फ्री सरफेसेस of the respective epithelial cells there are some hair like structures termed as cilia। इनको cilia हम कहते हैं, और cilia में rhythmic activity और motility होने की वजह से particles और mucus specific direction में move करते हैं। तो they are helpful in the movement of mucus। अब देखिए, mucus का movement हमें कब करवाना पड़ेगा? Whenever there is entry of soil or dust particle or allergens in our respiratory tract। जब हमारे respiratory tract में इन particles की entry होगी तो इनको वापस बाहर निकालने के लिए respiratory tract में जो हमारे bronchioles हैं, bronchi हैं, वहाँ पर ciliated epithelium present होता है, और ciliary action की वजह से mucus को वापस expelled out करके बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो bronchi bronchioles में ये present है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब की, तो वहाँ पर ओवम को और जाइगोट को यूट्रस की तरफ मूव करवाने के लिए देयर इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब अलोंग विद सिलियरी मूवमेंट ऑफ द सिलिएटेड एपिथेलियम। तो वहाँ पर भी सिलियरी मूवमेंट होगा ताकि ओवम और जाइगोट को हम यूट्रस की तरफ मूव करवा सकें। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस रीड करें तो देखिए, बाइल डक्ट एंड ब्रोंक्यूल, बाइल डक्ट यहाँ पे रॉन्ग है। फेलोपियन ट्यूब्स एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, देखिए बच्चों, पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर रॉन्ग है। यूस्टेकियन ट्यूब एंड सलाइवरी डक्ट, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट, ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, तो यहाँ आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। तो देखिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में जब हम लोअर एनिमल्स का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर कॉकरोच के गट से और एलिमेंट्री कैनाल में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उनका करेक्ट ऑर्डर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें हम जब पढ़ते हैं कि फोरगट, तो फोरगट बेटा यहाँ पर माउथ से लीड करता है इनटू माउथ, और यू कैन से बकल कैविटी, बकल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में क्रॉप, देन गिजार्ड, और उसके बाद ये ओपन हो जाता है मिडगट में, और मिडगट के बाद नेक्स्ट जो हाइंडगट है, हाइंडगट में 3 पोर्शंस होते हैं, इलियम, कॉलन एंड रेक्टम। ओके बच्चों, तो जो अभी हमने सीक्वेंस बोला उसके अकॉर्डिंगली हम चेक करें तो देखिए, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, इलियम, कॉलन, रेक्टम, बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन। बाकी हम देख लेते हैं क्यों गलत है। तो देखिए, फेरिंग्स, ईसोफेगस, यहाँ ये गलत है, क्रॉप पहले आने चाहिए, गिजार्ड बाद में, तो इसीलिए रॉन्ग है। नेक्स्ट, फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिजार्ड, इलियम, क्रॉप, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो क्रॉप है इसे गिजार्ड से पहला आना चाहिए, इसीलिए गलत है। नेक्स्ट, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इलियम, क्रॉप, गिजार्ड, कॉलन, रेक्टम,
तो यहाँ पर भी ये सीक्वेंस यहाँ रॉन्ग है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द होमिनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज। ओके, तो देखिए एवोल्यूशन टॉपिक से जब हम ह्यूमन एवोल्यूशन की तरफ आते हैं तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। एक तरफ ह्यूमन एंसेस्टर्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनकी क्रैनियल कैपेसिटीज़ दी गई हैं। तो क्रैनियल कैपेसिटीज़ को रेस्पेक्टिव जो होमिनिड्स हैं इनसे हमें मैच करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वन बाय वन हम इनका मैचिंग कर दें। तो देखिए बच्चों, यहाँ दिया है फर्स्ट होमो हैबिलिस। तो देखिए होमो हैबिलिस को हम हैंडीमैन, मेंटली स्किलफुल मैन या टूल मेकर भी कहते हैं। ओके, और इसका जो ब्रेन कैपेसिटी है दैट वाज अबाउट 650 टू 800 सीसी। तो इसे हम मैच कर सकते हैं थर्ड से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, होमो निएंडरथैलेंसिस, जिसको हम निएंडरथल मैन भी कहते हैं, और इसका क्रेनियल कैपेसिटी था 1400 सीसी। ओके, तो इसे हम मैच कर सकते हैं फोर्थ से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में एक पर्टिकुलर कैटेगरी आता है होमो इरेक्टस इरेक्टस, जिसको हम जावा एप मैन भी कहते हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो फायर है उसको डिस्कवर किया था। ओके, तो होमो इरेक्टस की क्रैनियल कैपेसिटी बच्चों होती है 900 सीसी। ओके, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस की जो क्रैनियल कैपेसिटी 1350 से लेकर 1450 सीसी तक हो सकता है। तो यहाँ अगर हम अकॉर्डिंगली मैच करें तो इसे सेकंड से मैच किया जा सकता है। तो देखिए अब करेक्ट जो फाइंडिंग हमें मिलेगी हम चेक करें। तो देखिए ए का थर्ड, नेक्स्ट बी का फोर्थ, तो एक ही ऑप्शन में ऐसा है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो देखिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफॉइड। देखिए बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के जो वेरियस इन्फेक्टिव डिजीजेज हम स्टडी करते हैं, बैक्टीरियल डिजीजेज, उसमें टाइफॉइड से लिया गया क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जब हम बात करते हैं टाइफॉइड फीवर और एंटेरिक फीवर की, तो दैट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम नोन एज साल्मोनेला टाइफी। ओके, एंड साल्मोनेला टाइफी को बच्चों डायग्नोस करने के लिए जो हम कंफर्मेटरी टेस्ट का यूज़ करते हैं दैट इज विडाल टेस्ट। ओके बच्चों, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसके अकॉर्डिंगली हम मैच करते हैं। तो देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यूटीआई टेस्ट, तो ये रॉन्ग है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी विडाल टेस्ट, ये रॉन्ग हो गया। साल्मोनेला टाइफी एंथ्रॉन टेस्ट, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए साल्मोनेला टाइफी विडाल टेस्ट, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो देखिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज स्टेरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज। तो देखिए बच्चों, जब हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हार्मोनल कंट्रोल आता है, तो वहाँ पर स्टेरॉयडल हार्मोन का मैकेनिज्म से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, सो स्टेरॉयड हार्मोन, सपोज अगर ये हमारा स्टेरॉयड हार्मोन है लाइक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ओके, एंड यहाँ पर हमने अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ किया है। नेक्स्ट सपोज अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्रॉ करें और देन हमारा जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो देखिए बच्चों, देयर इज डायरेक्ट एंट्री ऑफ प्राइमरी मैसेंजर विच इज हेयर स्टेरॉयडल हार्मोन। तो डायरेक्ट एंट्री होती है स्टेरॉयडल हार्मोन की साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद जो स्टेरॉयडल हार्मोन है वो डायरेक्टली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। ओके, और अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाता है, और रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं HRC, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल से बाइंड होके जो जीन रेगुलेशन में ऑल्ट्रेशन करता है, चेंज करता है, जिससे सबसे पहले यहाँ mRNA का फॉर्मेशन किया जाता है। ओके, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन करके हार्मोनल एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो मैक्सिमम केसेस में यहाँ
जो स्टेरॉयडल हार्मोन है इनके रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, समटाइम्स दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइटोप्लाज्म। और अगर साइटोप्लाज्म में भी बाइंडिंग होगी तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली जेनेटिक मटेरियल से ही बाइंड करेगा और फर्दर जो प्रोसेसेस हैं उनमें हेल्प करता है। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो देखिए बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, अभी हमने कहा कि जेनेटिक मटेरियल से बाइंड होके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिवेटिंग साइक्लिक एएमपी लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन। देखिए बच्चों, साइक्लिक एएमपी है, ये एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है और सेकेंडरी मैसेंजर का रोल वाटर सॉल्युबल हार्मोन जैसे प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स की मैकेनिज्म में होता है, ना कि स्टेरॉयडल हार्मोन की रेगुलेशन में, तो ये गलत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूजिंग एक्वापोरिन चैनल्स एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, अभी हमने कहा सेकेंडरी मैसेंजर इन हार्मोन्स के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर जो है हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ an athlete is 500 ml and 1000 ml respectively. What will be the expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? तो देखिए बच्चों, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब हम चैप्टर स्टडी करते हैं तो वहाँ पे पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ की स्टडी करते हैं, वहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया गया है जो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, expiratory capacity is the addition of tidal volume and expiratory reserve volume। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए so then we get expiratory capacity। तो देखिए यहाँ tidal volume का वैल्यू दिया हुआ है 500 ml, expiratory reserve volume गिवन है 1000 ml, तो दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1500 ml। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ये मिल रहा है, तो आंसर वुड बी फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 में दिया है पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव एंड रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव। तो देखिए, जब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चैप्टर स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का, और जब हम एक ईसीजी ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव का फॉर्मेशन होता है। ओके बच्चों, तो देखिए जो पी वेव है ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को शो करता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को शो करेगा, और जो टी वेव है ये रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को शो करता है। और अगर बच्चों टी वेव में रिडक्शन हो जाए, फ्लैट टी वेव हो जाए, तो ये शो करता है मायोकार्डियल इस्केमिया या फिर कोरोनरी इस्केमिया को। ओके बच्चों, सो व्हेन देयर इज फ्लैट टी वेव और यू कैन से नो टी वेव, देन इट रिप्रेजेंट्स मायोकार्डियल इस्केमिया, और यू कैन से अगर ये कोरोनरी आर्टरी में होता है तो इसको हम कह देते हैं कोरोनरी इस्केमिया। ओके बच्चों, दैट लीड्स टू हार्ट अटैक। ओके, तो देखिए बच्चों, अब इसके अकॉर्डिंगली हम मैच करते हैं। तो देखिए पी वेव, तो पी वेव जैसा भी हमने कहा ये रिप्रेजेंट करेगा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को, तो 4 से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जैसा हमने कहा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को ये रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों टी वेव। ओके, तो टी वेव जो है इसे हम मैच कर सकते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल से। अब देखिए बच्चों, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव जैसा भी हमने कहा ये रिप्रेजेंट करेगा कोरोनरी इस्केमिया को। ओके, तो हमारा जो करेक्ट मैचिंग है इसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा बच्चों, जैसे ए में 4th,
बी में फर्स्ट, सी में सेकंड एंड जो डी है इसमें थर्ड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, इसी के साथ 2019 के जो भी जूलॉजी टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।